Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number of 32 of formal methods in the software engineering. Today we have last lecture of this course, inshallah. In this lecture we will discuss different real-time techniques for the project management that we will use in the formal methods. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो उसकी इंडस्ट्रियल अप्रोच थी फॉर्मल मेथड्स में, और जो रियल टाइम की डिफरेंट एप्लीकेशन थी जो हम अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हमने उन एप्लीकेशंस को और उसके यूजेज को ये डिस्कस किया था कि हमने पूरे कोर्स में जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, वो फॉर्मल मेथड्स में किस तरह कंपाइल होते थे, उनको यूज़ किस तरह किया जाता था, और उन मेथडोलॉजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, और रियल टाइम की जितनी भी एग्जांपल थी हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिफरेंट जो है 3-4 एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी ब्रिज की, कि आपके पास एक ब्रिज है और वो ब्रिज भी आपका सी में बना हुआ है, और आपके उस समुंदर में उस सी में डिफरेंट उसके गेट्स हैं, और उन गेट्स को हम किस तरीके से ओपन कर रहे थे, उसमें हम अपना DSS यूज़ कर रहे थे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर रहे थे। वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किस तरह यूज़ हो रहा था, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या थी, उसकी कोडिंग क्या थी, उसके मेथड्स क्या थे, उसकी मेथडोलॉजीज़ क्या थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती हैं, उसको लिंकेज किस तरह किया जाता है, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है। ये जितने भी मेथड्स थे, जितनी भी टेक्निक्स थी, ये सारी की सारी हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 31 था उसमें डिस्कस की थी, उसके मेथड्स को, उसकी टेक्निक्स को, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को, कि हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा हमने उसमें मोटरवे का जो ऑटो कार डेबिट सिस्टम है उसको डिस्कस किया था, कि मोटरवे पे जो ऑटो कार डेबिट सिस्टम है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके लिए क्या क्या कोडिंग चाहिए, उसके लिए कितने मॉड्यूल्स चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमने उसमें देखा था। तो आज जो हमारा ये चैप्टर है, ये लेक्चर है, ये इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है जो फॉर्मल मेथड्स का है। इस लेक्चर में हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, ये वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कि जो फॉर्मल मेथड्स के लिए यूज़ की जाती है। कि लाइक हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेस होता है, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फेस से हम जो है वो डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, डिज़ाइनिंग के बाद हम उसके आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं, आर्किटेक्चर के बाद हम उसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं, और कोडिंग के बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, और फिर हम उसके रिजल्ट्स फाइंड करते हैं, फिर हम उसकी क्वालिटी शो टेस्टिंग करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ये सारे, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इसी तरीके से जब हम एक रियल टाइम की, जिस तरह हमने कल 2 एप्लीकेशन देखी थी, अगर हमने उस एप्लीकेशन को बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर देखना है कि अगर हम फॉर्मल मेथड को यूज़ करना है, अब आपने हमने सारा पढ़ लिया कि आपका ऑटोमेटा क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, प्रीडिकेट लॉजिक क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, ताब की जी नोटेशन क्या होती है, वीडीएम लैंग्वेज क्या है, ठीक है। ये जितनी भी फॉर्मल मेथड्स में हमने चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस करते गए। फॉर्मल मेथड्स को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, यूज़ किस तरह किया जाता है, कोडिंग किस तरह होती है। फिर हमने जो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर था 31, उसमें हमने एप्लीकेशन को भी देखा कि फॉर्मल मेथड्स का रियल टाइम में और इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रही है, हमने वो भी डिस्कस किया। तो ये जो हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है, इसके अंदर हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे कि जो हमारे पास रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर हम उनमें फॉर्मल मेथड्स को डिप्लॉय करें और इसकी हेल्प से हम अपना सिस्टम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, और हम इन रिक्वायरमेंट्स को और इन मेथड्स को किस तरीके से यूज़ करके अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में बेहतरी ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा आज की जो हमारी बेस है, हमने इसमें यही इसके जो चैप्टर की हेडिंग में दी है कि एडिंग
फॉर्मल मेथड्स टू अ प्रोजेक्ट। अब अगर एक हमारे पास रियल टाइम का एक प्रोजेक्ट है और हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर रियल टाइम जो है वो एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, ऐड करनी है, उसके मेथड्स को, उसके रूल्स को, उसके रेगुलेशंस को, तो हम किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, हम उसको किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। तो जो हमारा आज का पूरा चैप्टर है उसमें हम डिफरेंट मेथड्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम इसको देखेंगे कि अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप उस सिस्टम में, अगर एक आपके पास सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, उसमें आप फॉर्मल मेथड यूज़ नहीं कर रहे तो उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कितना उसकी कोडिंग किस तरीके से हो रही है, उसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग मेथड्स क्या हैं, ठीक है, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आप फॉर्मल मेथड को यूज़ कर रहे हैं, आप उसको डिज़ाइन में भी यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो यूज़ करने के बाद उस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस सिस्टम को डिज़ाइन किस तरह किया जा सकता है, उसके टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उसके कास्ट जो है वो क्या कॉस्टिंग कितनी होगी, ठीक है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज कितनी चाहिए। तो हमारे पास एक कंपैरिजन हो जाएगा कि व्हाई वी यूज फॉर्मल मेथड इन द रियल टाइम एप्लीकेशंस। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो इस पर बेस करेगा, तो हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का जो नेम है एडिंग फॉर्मल मेथड्स टू अ प्रोजेक्ट, कि फॉर्मल मेथड्स एक रियल टाइम जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है कि रिमेंबर यूजिंग फॉर्मल मेथड इज नॉट एन ऑल और नथिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम जो इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, हम क्या बात कर रहे हैं कि यूजिंग फॉर्मल मेथड इज नॉट एन ऑल और नथिंग प्रोसेस। ये हम ये भी नहीं कह सकते कि कंप्लीट ये प्रोसेस है या इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। द लेवल ऑफ रिगोर यूज्ड शुड बी टेलर्ड टू फिट द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट। अब हमने फॉर्मल मेथड्स को जब एक अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में फिट इन करना है तो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, हमने क्या क्या मेथड्स को देखना है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि सिस्टम कितना क्रिटिकलिटी लेवल कि जो सिस्टम है वो कितना क्रिएट कर। देखें, अगर आपने वेदर एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर डिप्लॉय करना है तो वो बड़ी क्रिटिकल एप्लीकेशन है। आपकी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, आपने मेडिसिन में, मेडिकल के अंदर इसको डिप्लॉय करना है, मेडिसिन में इसको यूज़ करना है। तो अब मेडिकल में जिस तरह पढ़ा था कि बहुत सी ऐसी मशीन्स होती हैं जो पेशेंट्स को, ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, वो डिफरेंट सर्जरीज कर रही हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट टाइप की मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर हम इसको रियल टाइम इंडस्ट्री में देखें कि वो मेडिकल किस तरह, वो मेडिसिन किस तरीके से जो प्रोवाइड कर रही हैं, मेडिसिन किस तरीके से यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ पे जो आपके पास सिस्टम का जो क्रिटिकलिटी लेवल है वो कैसा है, ठीक है, सिस्टम किस तरह का। अब बाद एप्लीकेशन ऐसी है कि एक वेबसाइट है कि वो डाउन भी होती है तो माइट भी उसके कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लाइक आपका डिफेंस सिस्टम है आपने, ठीक है। तो जो हमारी जितनी भी हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशन होगी उतनी ही एप्लीकेशन जो है वो आपकी क्रिटिकल है। हमने क्रिटिकल लेवल डिफाइन करना है कि जो हमारे पास सिस्टम है उसका बिहेवियर के साथ कितनी एप्लीकेशन आपकी क्रिटिकल है और उसका क्रिटिकल लेवल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और हमने उस क्रिटिकल लेवल को किस तरह डिफाइन करना है, उसके गोल्स और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन तमाम को हमने डिफाइन करना है किसी भी मेथड में, किसी भी टेक्निक में, ठीक है, उसको विद रिस्पेक्ट लेवल डिफाइन करना है। अब हमारे पास ये सिस्टम क्रिटिकल लेवल तो आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कि वो है इसका बजट है, यानी सिस्टम क्रिटिकलिटी में हमने बहुत ज़रूरी है, डिफेंस सिस्टम है तो कुछ और कंस्ट्रेंट्स होंगे, मेडिकल सिस्टम है तो कुछ और कंस्ट्रेंट्स होंगे, बैंकिंग सिस्टम है तो कुछ उसमें हमारे पास कुछ और कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है। अब एक तो हमने ये चीज़ डिफाइन करनी है कि सिस्टम का क्रिटिकल लेवल क्या है। सेकंड हमारे पास उसकी बजटिंग और कॉस्टिंग की बात आ जाती है कि देखें जो भी आपका वेंडर है
जब वो किसी भी क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन करके दे रहा होता है या डेवलप करके दे रहा होता है तो उसके एक सर्टेन बजट तो होता है। लाइक देखें, आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो लैपटॉप आपको 10,000 से लेकर 4 लाख 5 लाख तक लैपटॉप है, ठीक है। अब इट्स डिपेंड कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स, आप क्या उसमें करना चाहते हैं, किस तरह की एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं। अगर आपने लाइक नॉर्मल यूज़र है, हमें सर्फिंग करनी है, चैटिंग करनी है, वर्ड एक्सेल एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो आई थिंक आपके लिए 30,000 का लैपटॉप भी बेहतरीन है, वो सारे काम कर लेगा। लेकिन आपने अगर 4 लाख का लिया तो आप उसका उस तरह का एडवांटेज नहीं ले रहे जो आपको लेना चाहिए था, क्योंकि ये सारे काम तो जो 30,000 का लैपटॉप है वो भी कर सकता है। तो दैट्स वाई जो क्लाइंट का बजट है, कि क्लाइंट की जो लिमिटेशन है कि बजट की, कि वो क्या है, तो हमें ये वो सोल्यूशन प्रोवाइड करनी है कि जिसमें क्लाइंट भी फिट इन हो जाए और उसकी जो गोल्स हैं और जो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सारी की सारी फिट इन हो जाएं। अगर उसके गोल्स और रिक्वायरमेंट्स फिट इन नहीं होती तो उस प्रोजेक्ट का कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे पास बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी आपकी जो है डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी आपकी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये जो बजट का कंस्ट्रेंट है ये बहुत ज़रूरी है। ये हर फील्ड में है, लाइक इन योर डेली रूटीन लाइफ में। अगर आप शॉपिंग की बात करें, आप अगर फूड की बात करें तो आप अपने बजट में ही शॉपिंग करते हैं। तो दैट्स लाइक जो हमारे पास डेवलपमेंट है उसमें हमने जो हमारा कंस्ट्रेंट है बजट का, हमें वो बहुत ज़रूरी देखना है कि जो हमारा बजट है वो क्या है और हम किस बजट में अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। देन उसका स्केड्यूल, क्योंकि हमारे मोस्टली जो अगर आप सर्वे करें इंटरनेट के ऊपर तो जो प्रोजेक्ट फेलियर रेट का जो सबसे बड़ी कॉज है दैट इज़ टाइमिंग, ठीक है। हमारे मोस्टली जो प्रोजेक्ट फेल होते हैं वो टाइम लाइन हम जो मीट नहीं करते, जो उसका एक स्केड्यूल है कि हमने वो एक प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट करना है, उसका स्केड्यूल क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो वो जो हमारे पास उसकी स्केड्यूल डेवलपमेंट है या जो टाइमिंग इशू है वो हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, उसको किस तरीके से मॉनिटर करना है, ये भी हमने देखना है। एंड देन टेक्निकल एनवायरनमेंट्स के वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो किस एनवायरनमेंट में यूज़ होनी है, ठीक है। वो आपका उसके लिए आपकी जो टीम है वो किस तरह की है, जो यूजर्स हैं वो किस तरह की हैं, आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो हम जब भी कोई एक प्रोजेक्ट लेते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वी विल सी इन डिटेल कि व्हाट वी नीड, ठीक है, टेक्निकल एनवायरनमेंट, ठीक है, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हाट इज अवर ऑफ बजट फॉर दिस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, और सिस्टम क्रिटिकल लेवल क्या है, ठीक है, सिस्टम कितना क्रिटिकल है वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट तो अब जब भी एप्लीकेशन डिज़ाइन होगी या एप्लीकेशन आपकी डेवलप होगी तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इन तमाम पैरामीटर्स को हमें इन डिटेल देखना पड़ेगा, और इन डिटेल देख के ही हम अपनी वो एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं या अपनी एप्लीकेशन जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स से किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए उसके कंस्ट्रेंट्स से कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं हमने जिनको देख के इसको यूज़ करना है। अब बेस्ट यूज़ ऑफ फॉर्मल मेथड्स कि अब हमारे पास जो है वो बेस्ट यूज़ में हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो है दैट इज़ न्यू सिस्टम कंपोनेंट्स। अब इसमें जो हमारा सिस्टम है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके मॉड्यूल्स हैं कि उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन किस तरह होगी, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब आपने अडॉप्टिव या करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी एक आपकी अडॉप्टिव होती है, एक नॉन अडॉप्टिव होती है, ठीक है। तो हम उसमें या तो जो हमारी मेंटेनेंस है आफ्टर डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो हमने अडॉप्टिव यूज़ करनी है या हमने करेक्टिव मेंटेनेंस यूज़ करनी है। अब ये दोनों डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट यूज़ है फॉर्मल मेथड्स का, उसमें डिफरेंट आपकी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं कि लाइक जिस तरह आपके पास न्यू सिस्टम कंपोनेंट्स हैं।
अब न्यू सिस्टम कंपोनेंट्स में एक मेथड अडॉप्टिव है और एक हमारे पास जो है वो करेक्टिव मेंटेनेंस है। जो अडॉप्टिव मेंटेनेंस है, ठीक है, उसके अपने रूल्स हैं, उसके अपने रेगुलेशंस हैं, उसके अपने मेथड्स हैं, और जो हमारे पास करेक्टिव मेंटेनेंस है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमने ये भी देखना होता है कि अडॉप्टिव मेंटेनेंस करनी है या करेक्टिव मेंटेनेंस करनी है। अब वो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि आप सिस्टम किस टाइप का बना रहे हैं, सिस्टम आप किस तरीके का डिफाइन कर रहे हैं, आप सिस्टम किस तरीके का जो है वो लिंक कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट किस तरीके से कर रहे हैं, वो जो इंटीग्रेशन है वो भी देखनी है। सेकेंडली, पुअरली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स। देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर एवरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जब तक क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी कि व्हाट ही आर शी वांट्स, सो वी कांट डेवलप द गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब अगर हमने अपने रिक्वायरमेंट फेज के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट ही सही तरीके से गैस नहीं की कि हमने क्या चीज़ बनानी थी, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसने उसको लिंक किस तरह करना था, तो हम तब भी उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम तब भी उस सिस्टम को जो है लिंक नहीं कर सकते। तो हमने ये चीज़ भी देखनी है कि हमारे पास उस सिस्टम की जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर पुअरली अंडरस्टैंडेबल हैं तो फिर भी हमें इशू आएगा। उसके लिए देखें, अब हमने न्यू सिस्टम कंपोनेंट्स के लिए क्या बात की कि अगर हमारे पास उसमें न्यू मॉड्यूल्स हैं या हमारे पास अगर न्यू कंपोनेंट्स हैं, तो हम उसमें क्या बात कर रहे हैं कि हम उसमें अडॉप्टिव या हम करेक्टिव मेंटेनेंस करेंगे। और अगर हमारे लिए हमारे पास पुअरली अंडरस्टूड है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं ली गई या वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं की गई, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी परफेक्टिव मेंटेनेंस देखेंगे कि उसकी जो परफेक्टिव मेंटेनेंस है वो किस तरीके से करनी है, ठीक है, उसके क्या इश्यूज हैं, क्या मेथड्स हैं। और हाईली क्रिटिकल सिस्टम, लाइक जिस तरह मैंने कहा आपको मेडिकल सिस्टम्स हैं, दीज आर वेरी हाईली क्रिटिकल सिस्टम, आपके डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो टाइमिंग है, दीज आर वेरी वेरी हाईली क्रिटिकल सिस्टम्स, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर है, ठीक है। तो अब ये जो है, अगर आपने एक ट्रांजेक्शन किया और वो सेम टाइम में आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन डेबिट नहीं होता, तो माइट भी आप एक और ट्रांजेक्शन उसी टाइम पे कर लें। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो हमें देखने पड़ते हैं कि जितने भी हमारे पास जो हाईली क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की जो आपकी मेंटेनेंस होती है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। और इसलिए हमें इनका पता होना चाहिए कि आपकी अडॉप्टिव या करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है, ठीक है, आपकी परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है और आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। इन तीनों मेंटेनेंस में डिफरेंट है, जो है वो डिफरेंस है, और ये टाइम के साथ साथ यूज़ होती हैं। कहीं पे हम कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, कहीं भी हम कोई टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी टाइमिंग इश्यूज़ हैं, इन तमाम में हम अपना जो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, वो अडॉप्टिव भी हैं, ठीक है, वो परफेक्टिव भी हैं, वो प्रिवेंटिव भी हैं। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मेंटेनेंस करनी है। हमने देखना है कि फॉर्मल मेथड्स में कौन सा मेथड बेस्ट है उसको यूज़ करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए। अब इसमें जो हमारे पास मैनेजमेंट की कंसंट्रेशन है, इसका जो पार्ट 1 है, इसके कुछ इश्यूज हैं, उनको हम अभी उनको हाईलाइट करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल। फर्स्ट हमारे पास ये है कि प्रोजेक्ट स्टाफ एक्सपर्टीज, कि आप अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, देखिए उसमें एक्सपर्टीज जो है बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास डेटाबेस का है और आपके पास जो आपने एक डेटाबेस डिज़ाइन करनी है और आपके पास जो यूज़र है, जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो डिजिटल इमेज सिस्टम्स का या वो वेब का है या डाटा माइनिंग के ऊपर काम करता रहा, तो माइट भी वो उस तरह का डेटाबेस डिज़ाइन ना कर सके, उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। एक आदमी जो है वो सिर्फ रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करता है, वो अगर आपने वेबसाइट डेवलप करनी है तो माइट भी वो उस तरह की वेबसाइट डेवलप ना कर सके, ठीक है। तो ये जो हमारे पास
इसमें एक्सपर्टीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास किस तरह का प्रोजेक्ट है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट स्टाफ एक्सपर्टीज़ है उसमें हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल मेथड्स एक्सपर्ट। अब जो भी आपके फॉर्मल मेथड्स हैं कि व्हाई वी यूजिंग अ फॉर्मल मेथड्स इन द रियल टाइम एप्लीकेशन सीक्स टू मैच applications with appropriate methods, tools and techniques. The answer of that, why we are using formal methods, so answer is that seeks to match applications with appropriate methods, tools and techniques. That's why we are using formal methods. तो हम अपनी जो उसमें appropriate model यूज़ होना है, ठीक है, कौन सा हमने टूल यूज़ करना है, टेक्निक्स हमने कौन कौन सी यूज़ करनी है। तो ये जितनी चीज़ें हैं मेथड के हवाले से, टूल्स के हवाले से, टेक्निक्स के हवाले से, हम वो चीज़ें देख के तो फिर हम अपना फॉर्मल मेथड डिज़ाइन करते हैं और अपना फॉर्मल मेथड को डिफ़ाइन करके रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंड जो है दैट इज़ प्रोजेक्ट डोमेन एक्सपर्ट। अब जो हमारे पास उसको इवेलुएट्स करेगा कैंडिडेट एप्लीकेशन एंड आइडेंटिफाइज द बेस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद, कि अब जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट डोमेन एक्सपर्ट है उसको किस तरीके से इवेलुएट करना है, उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, उनको आइडेंटिफाई किस तरह करना है, उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को हमने किस तरह देखना है। ये सारी चीज़ें आपकी लिंकेज हैं, ठीक है। अब जब हमने इनको लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इनको हमने जब लिंक करना है, इनको हमने जब इंटीग्रेट करना है, तो वो किस तरीके से करना है, और जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास मेथड्स हैं, उनको वेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, तो इन तमाम इनोवेशंस के लिए, कैंडिडेट की एप्लीकेशंस के लिए, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपने डोमेन एक्सपर्ट भी देखने हैं कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो वेब की हैं, सॉफ्टवेयर की हैं, डाटा माइनिंग की हैं, किस तरह की हैं। तो हमने ये भी देखना है, और वो हम कहाँ से देखते हैं कि आपके पास जो डोमेन एक्सपर्ट है कैंडिडेट एप्लीकेशन एंड आइडेंटिफाइज द बेस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद, ये हमारे पास जो आपका प्रोजेक्ट स्टाफ एक्सपर्टीज है ये उसमें आ जाएगी। सेकेंडली जो हमारे पास प्रोजेक्ट स्केल है कि बेस्ट टू ओनली ट्राई अप्लाइंग फॉर्मल मेथड्स ऑन वन और टू कंपोनेंट्स द फर्स्ट टाइम आउट। अब जो भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट स्केल है, जिस स्केल के ऊपर हम उस प्रोजेक्ट की फिल्टरिंग करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या अपने रूल्स को डिफाइन करते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि बेस्ट टू ओनली ट्राई अप्लाइंग फॉर्मल मेथड्स ऑन वन और टू कंपोनेंट्स द फर्स्ट टाइम आउट। ये हमारे पास पॉइंट कैन बी व्यूड एज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, हम इसको व्यू कर सकते हैं ट्रेनिंग एक्सरसाइज में। डेमोस्ट्रेट वैल्यू ऑफ फॉर्मल मेथड्स विद लो रिस्क, यानी अब यहाँ पे हम अब ये आपके पास जो प्रोजेक्ट स्केल है इसके ये 3 पॉइंट्स हैं। ये नंबर 1 ये है कि हम एप्लीकेशन को फॉर्मल मेथड्स को 1 और 2 कंपोनेंट्स द फर्स्ट टाइम आउट, ये एक चीज़ पॉइंट देखना है। कैन बी व्यूड एज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जब कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही है उसमें देख सकते हैं। डेमोस्ट्रेट वैल्यू ऑफ फॉर्मल मेथड विद लो रिस्क, हम उसकी जो फॉर्मल मेथड्स हैं उसकी डेमोस्ट्रेशन के लिए जो उसमें रिस्क है, जितना है कम है ज़्यादा है, उसको किस तरीके से देखना है। तो ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं ये सारे के सारे आपके MC पार्ट 1 जो मैनेजमेंट कंसंट्रेशंस हैं, कि जब हम एक प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो मॉनिटरिंग है, जो उसके इश्यूज़ हैं वो हमने किस तरीके से हैंडल करने हैं और हमने उसको किस तरीके से मैनेज करके लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है सिस्टम के साथ। अब जो पार्ट 2 है जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और प्रोसेस इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी है। अब जो हमारे पास हमने जो लास्ट में अपने पार्ट 1 में देखा कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट स्टाफ एक्सपर्टीज है और जो प्रोजेक्ट स्केल है, इसमें हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और जो हमारे पास प्रोसेस इंटीग्रेशन
की स्ट्रेटजी है वो क्या है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि नंबर 1 कि यूज एग्जिस्टिंग स्टाफ विद फॉर्मल मेथड एक्सपर्टीज, यानी इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि हम अपनी जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है विद फॉर्मल मेथड, उसकी जितनी भी एक्सपर्टीज हैं हमने वो यूज़ करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि यूज़ एग्जिस्टिंग स्टाफ विद फॉर्मल मेथड एक्सपर्टीज। सेकंड ये है कि प्रोवाइड इन हाउस और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विद फॉर्मल मेथड लैंग्वेजेस एंड सपोर्ट टूल्स। यानी अब देखें कि जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली जब आपने उसे कंप्लीट करना है तो आपको उसको एक सर्टेन लेवल तक ट्रेनिंग आपको चाहिए, ठीक है, आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। अब आपने वो ट्रेनिंग किस तरह एक्वायर करनी है, उस ट्रेनिंग को किस तरह यूज़ करना है, यही बात हमें कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि यूज़ एग्जिस्टिंग स्टाफ विद फॉर्मल मेथड एक्सपर्टीज, और हम क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइड इन हाउस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विद फॉर्मल मेथड लैंग्वेजेस एंड सपोर्ट टूल्स, के वो जितने भी हैं उसमें जितनी ट्रेनिंग्स भी हैं, जितनी लैंग्वेजेस भी हैं, जितने टूल्स भी हैं, उन तमाम को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से लिंक करना है, वो देखना है। आउटसाइड एक्सपर्ट्स प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडवाइस इन अर्ली। देखें, अब जो आपके एक्सटर्नल इवेल्युएटर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर आपने उनसे अर्ली स्टेजेस के ऊपर ऑन द स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग के फेसेस के ऊपर आपने उनसे कमेंट्स ले लिए हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे कि अगर हमें कोई चेंज करनी है तो आप अर्ली स्टेजेस में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आपने रिक्वायरमेंट भी ले ली, डिज़ाइन भी बना दिया, आर्किटेक्चर भी बना दिया और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनसे कंसर्न ले रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो बेनिफिट। बिकॉज अगर आप कोई चेंज आएगी तो आप ये सारे का जो आपका लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये सारे का सारा साइकिल फिर चेंज होगा, आप फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ तक पहुँचेंगे। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि आउटसाइड एक्सपर्ट्स प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडवाइस इन अर्लियर प्रोजेक्ट स्टेज, कि जो आपके अर्लियर प्रोजेक्ट स्टेज से वहाँ पे आप उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं और वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं नए सिरे से कि आपने किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से उसको बेहतर करना है। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो आपकी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है ये उसके साथ लिंक है कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में क्या क्या इश्यूज होने चाहिए। देन प्रोसेस इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। अब आपके पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं जिसको हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट कहते हैं, कि फ़र्ज़ किया प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, प्रोसेस 5 है। अब ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब इन प्रोसेसेस को आपने इंटीग्रेट किस तरह करना है, इन तमाम प्रोसेसेस की इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इन तमाम प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करने के लिए, लिंक करने के लिए। तो अब जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी जो भी स्ट्रेटजी है, उनकी जितनी भी इंटीग्रेशन है, उनको बनाने के लिए हम फर्स्ट कहते हैं कि फ्यू चेंजेस नीडेड इफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस प्रोसीजर आर वेल डिफाइंड। यानी अब फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पॉइंट है कि हमें कुछ चेंजेस चाहिए इफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसीजर आर वेल डिफाइंड एंड फॉर्मल मेथड्स कैन कम्प्लीमेंट existing process steps. So where we can use formal methods, ठीक है, we can complement existing process steps, जो आपके existing जितने भी जो आपकी जो प्रोसेस मैनेजमेंट है उसके जितने भी स्टेप्स हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट में हमारे पास जो थी वो डिफरेंट टाइप की जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और प्रोसेस इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या रूल्स हैं, क्या, ठीक है, और उन रूल्स को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ, वो हमने डिस्कस किया। देन हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है। अब पार्ट 3 में हमारे पास प्रोजेक्ट गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास है कि जब अब पार्ट 3 में जो है कि प्रोजेक्ट गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड्स कि आपने जिस तरह आपके पास ISO होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपके जब भी आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल वो डिपेंड करता है कि जो आप
अपना जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मेडिकल इमेजिंग का है, डेटाबेस का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, किस टाइप का है, तो आपको गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड उस टाइप का चाहिए होगा कि जी मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, वो इस तरह का प्रोजेक्ट है, मुझे इस तरह की उसमें गाइडलाइन चाहिए, इस तरह का स्टैंडर्ड यूज़ करना है। तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि व्हाट आर द योर रिक्वायरमेंट्स। उन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आप उसको यूज़ करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और लिंक करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि राइटिंग फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्स गाइडलाइंस सिमिलर टू दोज फाउंड इन एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो बात है कि राइटिंग, हम जितने भी अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन राइट करते हैं उसमें हमें क्या क्या गाइडलाइन चाहिए होती हैं। नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, जब आपने डिज़ाइन कर लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे, आपको कौन कौन से प्रोसीजर रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से आपको स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। सेकेंडली, कोडिंग स्टाइल गाइडलाइन कि जो आपकी कोडिंग है वो आपकी किस टाइप की होगी, कोडिंग कैसे होगी। ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंट कोडिंग होगी, आपकी डायरेक्ट कोडिंग होगी। ठीक है, अब वो भी आपने देखना है कि जो आपकी कोडिंग लाइन की जितनी भी आपकी स्टाइल गाइडलाइंस हैं वो किस टाइप की हैं और आप कोडिंग को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन, देखिए हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू आता है रियल टाइम डेवलपमेंट के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन में आता है, बिकॉज हम जब उसको लिखते नहीं है साथ साथ, अब जब एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसने कोई भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसने वो मार्केट से प्रोजेक्ट ले लिया, उस पर काम शुरू कर दिया। अब जो जो प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, हम नॉर्मली यूजुअली हम एट द एंड ऑफ डे उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखना शुरू कर देते हैं। अगर मीन वाइल वही जो है प्रोग्रामिंग दरमियान में आपकी कंपनी छोड़ के चला जाता है, नया बंदा आता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता कि पहले क्या हुआ, किस तरह हुआ। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करें। नंबर 1 तो ये है। सेकेंड, अब डॉक्यूमेंटेशन के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। वी नीड सम टेक्निकल राइटर्स दैट नोज लाइक वी कैन से कि एक एम्प्लॉय है जिसने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी इंग्लिश से, तो ही आर शी कैन राइट वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हम अगर सिर्फ एक इंग्लिश वाले आदमी को ले लेते हैं तो वो हमें डॉक्यूमेंटेशन तो अच्छी इंग्लिश में लिख देगा, लेकिन उसको टेक्निकल आइडिया नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पता नहीं है। दैट्स वाई जो आपके रेलेवेंट लोग होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, उनमें से जिन लोगों की अच्छी स्किल्स होती है टेक्निकल राइटिंग के हवाले से, तो हम उन लोगों को चूज़ करते हैं फॉर द टेक्निकल राइटिंग, ताकि जो हमारी टेक्निकल राइटिंग बने, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो वो बेहतर तरीके से हो। तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए डिफरेंट पीपल चाहिए होते हैं जो उस डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर तरीके से लिख सकें, राइट डाउन कर सकें और उसको इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, तो अब इसमें वी नीड नंबर 1 इज दैट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर, देन वी नीड कोडिंग स्टाइल गाइडलाइंस, एंड इन द लास्ट के डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स की जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो किस स्टैंडर्ड की होगी, वो किस म्यार की होगी, वो किस तरह की होगी। गाइडलाइंस विल हैव द greatest impact on the project if they are in place before the project or training begins। तो जो हमारे पास इसमें गाइडलाइंस हैं will have the greatest impact on the project। जो आपके पास एक प्रोजेक्ट है उस पर जो आपका, क्योंकि एक आदमी है उसने अगर 10 years की सेम टाइप की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, उन प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया है, उन प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की है, उसको डायग्नोस्ट किया है, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस की है, तो वो डेफिनेटली उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है। तो हम अगर उन लोगों से एक्सटर्नल रिव्यू से, इंटरनल रिव्यू से गाइडलाइन ले लेंगे जो रेलेवेंट आदमी है, तो डेफिनेटली जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका जो सक्सेस रेट हो गया वो बहुत बेहतर होगा। तो दैट्स वाई जो आपको गाइडलाइंस विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द project if they are in place before
द प्रोजेक्ट आर ट्रेनिंग बिगिंस, कि जब आपकी ट्रेनिंग बिगिन होती है तो वो आपकी किस तरह होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो आपकी मैनेजमेंट कंसिडरेशन पार्ट नंबर 3 में हम यूज करेंगे। अब हम टेक्निकल कंसिडरेशन पार्ट 1 में जा रहे हैं कि अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने बात की थी, अगर हम पार्ट 1 में चले जाएं, इस पर हमने बात की थी प्रोजेक्ट स्टाफ की, देन हमने प्रोजेक्ट स्केल की बात की थी, फिर हमने इस पर ट्रेनिंग की बात की थी, फिर हमने प्रोसेस इंटीग्रेशन की बात की थी, और फिर हमने अपनी प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे हमने कहीं टेक्निकल की बात की थी। टेक्निकल की बात आई थिंक हमने फॉर्मल मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स इस में ट्रेनिंग एंड अर्लियर, आई थिंक लास्ट स्लाइड में हमने टेक्निकल रिव्यू की बात की थी कि जो हमारे पास टेक्निकल रिव्यू है, ठीक है, कि जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो क्या क्या इश्यूज हैं। हमने सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया कि जो आपका स्टाफ है वो किस तरह का है, उसमें एक्सपर्टीज क्या है। फिर हमने इसमें ट्रेनिंग की बात कर ली कि ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, डेमोस्ट्रेशन किस तरह की होनी चाहिए। फिर हमने बात कर ली ट्रेनिंग की इंटीग्रेशन की बात की। इंटीग्रेशन के बाद हमने बात की कन्फिगरेशन की, देन कोडिंग की, देन डॉक्यूमेंटेशन की। अब हम इस सारे को हमने एट द एंड यहाँ पे जो कंक्लूजन फाइंड किया था, दैट वाज कि गाइडलाइंस विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट इफ दे आर इन प्लेस बिफोर द प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग। अगर हम उस सारे एक्सपीरियंस को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लें तो डेफिनेटली जो हमारा सक्सेस रेट होगा वो बेहतर होगा। अब हम देखते हैं टेक्निकल, ये तो आ गई मैनेजमेंट, यानी हमने पार्ट 3 डिस्कस कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट की चीज़ें देखी। कि मैनेजमेंट हमने कहा जी कि मैं फिर एक दफ़ा बैक पे जाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि पार्ट 1 में हमने 2 पैरामीटर्स देखे। ये अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, कि जो टॉप लेवल का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किस तरीके से कर रहा है, कि जो स्टाफ की एक्सपर्टीज है और जो आपके प्रोजेक्ट का स्केल है। फिर हमने प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की बात की और इंटीग्रेशन की बात की, और फिर हमने गाइडेंस, ये तो आ गई मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एस्पेक्ट, कि जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो ठीक है, जो टेक्निकल कंसिडरेशंस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, कि एप्लीकेशंस विद ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी विल बेनिफिट मोर फ्रॉम फॉर्मल मेथड यूज देन सिंपल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ये फर्स्ट पॉइंट देखें कि जिनमें ग्रेटर आपका जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है, जिनमें ग्रेटर है, विल बेनिफिट मोर फ्रॉम फॉर्मल मेथड्स यूज देन सिंपल एप्लीकेशंस। यानी एक तो ये पॉइंट आ गया कि हमने ये देखना है कि उसका जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है वो कितना है, वो लो है, मीडियम है या हाई है। ये हमने एक चीज देखनी है। लॉजिक एंड डिस्क्रीट मैथ एप्लीकेशन बेनिफिट्स मोर देन न्यूमेरिक एप्लीकेशंस। अब ये सेकंड पॉइंट है कि जहाँ पे आपके पास जो आपका लॉजिक है, जो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जो आपकी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस हैं, उनका जो बेनिफिट्स है वो मोर देन जो आपकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है उससे ज़्यादा है। ये तो हमने देखा कि एप्लीकेशन किस टाइप की है, मैथमेटिक्स। अब हमने अब देखें मैथमेटिक्स में हमने प्रेडिकेट कैलकुलस पढ़ा, हमने प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ा, हमने ऑटोमेटा पढ़ा, सारी चीज़ें देखी। ठीक है, वो इन्हीं एप्लीकेशन के लिए देखी थी कि अगर किस टाइप की एप्लीकेशन होगी तो आपने वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन करके क्या इंप्लीमेंट करने हैं। सेकेंडली, साइज ऑफ एप्लीकेशन, कि ऑप्टिमल कोड साइज इज बिटवीन 4 किलोबाइट LOC लाइन ऑफ कोड, कि जो आपका लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, एंड 25 किलोबाइट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अब फर्स्ट तो एप्लीकेशन किस टाइप की है, सेकंड कि उसका साइज क्या है, कितने मेगाबाइट्स की है, कितने किलोबाइट्स की है, GB की है, एंड सो ऑन। एंड देन टाइप ऑफ फॉर्मल मेथड यूज, कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, बेटर डॉक्यूमेंटेशन और अर्लियर डिफेक्ट डिटेक्शन, कि हम अगर फॉर्मल मेथड यूज करते हैं तो हमें अर्ली स्टेज के ऊपर जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके इश्यूज हैं, वो हमें सारे के सारे पता चल जाएंगे और हम उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ एनालिसिस आ गया फॉर्मल मेथड्स का,
the preferred type of analysis and methods is strongly influenced by the project objectives। ये बड़ा की पॉइंट है, ये डेफिनेशन में इसको रिपीट करता हूं कि the preferred type of analysis and method is strongly influenced by the project objectives, कि जो आपका प्रोजेक्ट है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उस पर बेस करता है। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द यूज ऑफ अवर मेथड, कि अब इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, मॉडेस्ट है, मॉडरेट है और आपका एम्बिशियस है। ठीक है, कि जो आपके पास मॉडेस्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो मॉडरेट है वहाँ पे क्या हो रहा है, और जो आपके पास एम्बिशियस है वहाँ पे क्या हो रहा है। जो सबसे टॉप पे है, जो आपके पास इसमें मॉडेस्ट है, ठीक है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन लो लेवल ऑफ रिगोर, ये इसमें जो है वो सबसे लो लेवल का है। मॉडरेट में हम जितने भी अर्ली स्टेजेस के ऊपर अपनी डिटेक्शन करते हैं, डिफेक्ट्स की डिटेक्शन करते हैं, वो आपका मॉडरेट लेवल होता है। और एम्बिशियस में क्या है कि इसको इसकी जो एग्जांपल है, हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं करेक्टनेस ऑफ क्रिटिकल प्रॉपर्टीज आर एल्गोरिथम्स, जो भी आपकी उसमें एल्गोरिथम हैं, जो भी उसकी करेक्टनेस है, हम उस चीज़ को इंश्योर्ड करते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल में। तो एक जो आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फॉर्मल मेथड्स का यूज़ करना है, ठीक है, कि जब आपका मॉडस्ट लेवल है तो उसकी एग्जांपल हमने दे दी कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मॉडरेट में हमने उसकी एग्जांपल दे दी कि ये आपके अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन में यूज़ होगा। और एम्बिशियस में हमने कह दिया कि ये इस चीज़ को श्योर करेगा जो आपकी करेक्टनेस है, आपके जितने भी एल्गोज हैं, ये उसके लिए यूज़ करेगा। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ एनालिसिस है, फॉर्मल मेथड्स हैं, हम जो यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, इंटीग्रेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब हमारे पास टेक्निकल पार्ट 2, यानी ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 के साथ ही हमने उसका एनालिसिस दे दिया कि जी कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि जब मॉडेस्ट हो तो फिर क्या हो, मॉडरेट हो तो फिर क्या हो, और अगर एम्बिशियस हो तो फिर क्या हो। अब हम टेक्निकल कंसिडरेशन पार्ट में आते हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ रिगोर फॉर फॉर्मल मेथड्स यूजुअली डिटरमाइंड बाय द मेथड्स डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेट टूल सपोर्ट। हायर रिगोर इज इक्वल टू मोर डिपेंडेंट, जितना भी वो हाईली रिगोर होगा वो आपका मोर डिपेंडेंट होगा, मोर एप्लीकेबल होगा, मोर इम्प्लीमेंटेबल होगा। तो इसलिए एक तो हमें लेवल ऑफ रिगोर फाइंड कर लेना है, मॉडरेट है, ठीक है, ये हमने जो इस लेवल में हम देखेंगे कि आपका मॉडरेट है, आपका मॉडेस्ट है, आपका एम्बिशियस है, वो उसका लेवल क्या है, एक तो हमने ये चीज़ डिफाइन कर लेनी है। और स्कोप ऑफ फॉर्मल मेथड यूज अफेक्टेड बाय, कि जो आपका स्कोप है कि नंबर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है, अब उसके सिस्टम के कितने मॉड्यूल्स हैं, उसके 3 मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं, वो कितने हैं, डिग्री ऑफ सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, जो आपका सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, और नंबर ऑफ लाइफ साइकिल फेसेस, कि आपका जितने भी डेवलपमेंट में फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं, 5 फेसेस हैं, जितने भी फेसेस हैं वो आपके जितने भी नंबर ऑफ लाइफ साइकिल के फेसेस हैं वो सारे के सारे आपने डिज़ाइन करने हैं, वो आपने बताने हैं कि आपके कितने फेसेस आपको चाहिए और आपने उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। ये हमारे पास टेक्निकल कंसिडरेशन पार्ट 2 है। अब हमने जो अपनी लेवल ऑफ रिगोर ऑफ फॉर्मल मेथड्स की बात की थी, अब देखें कि इंक्रीजिंग रिगोर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेटेड सपोर्ट टूल्स। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि आप देखें कि इंक्रीजिंग जितना भी हमारे पास रिगोर है, ठीक है, इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेटेड टूल्स। अब आप ये देखें कि इसमें हमारे पास लेवल ऑफ जो अब इसके हमने जो लेवल ऑफ रख दिए हैं, लेवल्स क्या है, इनफॉर्मल, लो, मीडियम और हाई, ये हमारे पास 4 लेवल्स हैं, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं कि इस ग्राफ में कि रिक्वायर्ड फॉर्मल मेथड टूल। अब जो सबसे इनफॉर्मल है, ठीक है, अब हम ये बता रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है,
किस टाइम पे उसको किस तरह लिंक करना है, उसको किस तरह इंटीग्रेट करना है। इनफॉर्मल में, ठीक है, ये मैनुअल रिव्यूज़ हैं और आपकी इंस्पेक्शन हैं। जितने भी आपकी मैनुअल रिव्यूज़ हैं, जो भी आपकी इंस्पेक्शन हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, वो सारी की सारी इनफॉर्मल है। देन लो के अंदर कि मॉडलिंग यूजिंग लॉजिक एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे पास जितना भी लॉजिक है और जितना भी हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। उसमें आपके पास जितनी भी मॉडलिंग है, जितना भी लॉजिक है, जितना भी मैथमेटिक्स है, वो हम सारे का सारा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, उसको हम यहाँ पे लो कह रहे हैं। देन हमारे पास मीडियम है। मीडियम में हम इसको कब यूज़ करते हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज विद टाइप एंड सिंटैक्स चेकिंग। अब ये हमारे पास जो मीडियम है, मीडियम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन हम जो आपकी लैंग्वेज है, ये टाइप और सिंटैक्स चेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मीडियम। और जो हाई लेवल का है, वहाँ पे हम फुली फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की आपके पास जितनी भी हैं, जो फुली आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है, और उसके जो सिमेंटिक्स, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स का, आई थिंक लेक्चर नंबर 13 और 14 में, वो जितने भी हैं और उसकी जितनी भी प्रूफ चेकिंग है, वहाँ पे हम जो है यूज़ करेंगे, हाई यूज़ करेंगे। तो इनफॉर्मल, लो, मीडियम और हाई, ये आपके 4 लेवल्स हैं। इसलिए डिटेल भी दे दी है कि आपने इनफॉर्मल कहाँ यूज़ करना है, आपने लो कहाँ पे यूज़ करना है, आपने मीडियम कहाँ पे यूज़ करना है और आपने हाई कहाँ पे यूज़ करना है। अब आपके पास जो स्कोप ऑफ फॉर्मल मेथड यूज़ है, कि यहाँ पे जो आपके पास इसका स्कोप जो बनता है फॉर्मल मेथड्स का, कि उसकी जो हमने उसको यूज़ करना है, उसकी हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। वो 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट, इट्स द फर्स्ट डायमेंशन। डिग्री ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी इज सेकंड कंपोनेंट, ये डायमेंशन कह लें आप। एंड थर्ड इज नंबर ऑफ फेसेस इन लाइफ साइकिल, कि आपके पास कितनी फेसेस हैं लाइफ साइकिल के अंदर, ये आपके पास जो है ये थर्ड है। तो अब आपके पास जो है नंबर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स में आप देख रहे हैं कि ऑल कंपोनेंट्स और आपके सिलेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। या तो सिस्टम के पूरे कंपोनेंट्स होंगे, या जो आपने कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं उनकी सिलेक्शन होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आपके क्या है, वो आपके ऑल फंक्शंस हैं, ठीक है। ये आपके जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे आपके ऑल फंक्शंस हैं। और ये आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि आपके जितने फंक्शन हैं वो भी आ गए, आपके जितने कंपोनेंट्स हैं वो भी आ गए। यहाँ पे जो ऑल कंपोनेंट्स हैं, इसमें हमारे पास कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, जबकि ये आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, इसमें हमारे पास जितने भी उसके फंक्शन हैं सारे के सारे आ गए। और ये आपके पास डिग्री ऑफ सिस्टम, ये सिंगल फेस है, ये ऑल फेसेस है। तो अब जो हमारे पास इसका स्कोप है, इसकी जो डायमेंशंस हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एक तो आपके पास नंबर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स हो गया, सेकंड डिग्री ऑफ सिस्टम की फंक्शनैलिटी हो गया, एंड थर्ड इज नंबर ऑफ फेसेस, जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, डिज़ाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स, ठीक है, शोन्स, वैलिडेशन, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारे पास देयर आर 3 डायमेंशन, ठीक है, जो हम अपने फॉर्मल मेथड में यूज़ कर सकते हैं अपने स्कोप के अंदर। अब हमारे पास टेक्निकल जो कंसिडरेशन है, इसमें जो हमारे पास पार्ट 3 है कि टाइप ऑफ फॉर्मल मेथड्स, टूल्स यूज्ड, हम जो उसमें यूज़ कर सकते हैं कि मस्ट टेक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। लेवल और रिगोर, उसका लेवल क्या है, जो हमने ये लेवल कहाँ से हम देखेंगे, ये लेवल हम यहाँ से देखेंगे कि मॉडेस्ट है, मॉडरेट है या एम्बिशियस है, ठीक है, कि उसके लेवल को। एंड स्कोप इनटू काउंट व्हेन सिलेक्टिंग अ फॉर्मल मेथड टूल, ये हम जब भी फॉर्मल मेथड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमने उसका स्कोप भी देखना है। और ये हमारे पास कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स के ऊपर हम अपनी टेक्निकल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ अवेलेबल ट्रेनिंग, कि उसके लिए कोई ट्रेनिंग अवेलेबल है कि नहीं, कोई मार्केट में टूल्स या एक्सपर्टीज
जो है वो है या नहीं है। तो एक तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि आपके पास कोई ट्रेनिंग, उसके लिए रेलेवेंट ट्रेनिंग आपके पास है या नहीं है। एंड हिस्ट्री ऑफ यूज़, कि उसकी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ईज़ ऑफ लर्निंग एंड ईज़ ऑफ यूज़, कि वो कितना इजी है लर्निंग में, उसको यूज़ करने में, वो सिस्टम किस तरह का होगा, इंटीग्रेशन किस तरह की होगी, लिंकेज किस तरह का होगा, और उसकी जो सपोर्ट है वो आपकी इफेक्टिव, ठीक है, वो आपकी इफेक्टिव सपोर्ट है कि नहीं है। और मैच विद प्रॉब्लम डोमेन, जो मेजर इशू है कि जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो आपकी रिसर्च स्टेटमेंट है, क्या वो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमने सारे फैक्टर्स देखने होते हैं जब भी हम फॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने ये भी देखना है कि उसकी कोई ट्रेनिंग अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री ऑफ यूज़ किस तरह की है, ठीक है, वो आपकी उसकी जो लर्निंग है, ठीक है, वो किस तरह की है, उसमें आपके पास क्या क्या इफेक्टिव सपोर्ट है, और आपकी जो प्रॉब्लम मेन है उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जितने पैरामीटर्स हैं ये सारे के सारे हम अपने टेक्निकल, जो हमारा पार्ट 3 होता है, ठीक है, हमने जो बात की टेक्निकल कंसंट्रेशन में, इसको हमने पार्ट 3 की यहाँ पे कह रहे हैं, इस सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं और इसमें यूज़ की हैं। अब हमारे पास कि प्लान फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मल मेथड्स ऑन अ प्रोजेक्ट। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, फॉर्मल मेथड कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है। अब नाउ हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि प्लान फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मल मेथड्स ऑन। अब हम प्लान कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर्मल मेथड को इम्प्लीमेंट करके, मैं भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह रूल्स होते हैं, किस तरह रेगुलेशन होती हैं, वो क्या क्या है, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। नंबर 1 हम क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई फॉर्मल मेथड्स एंड डोमेन एक्सपर्टीज। सबसे पहले तो आप जो आइडेंटिफाई कर लें कि आपको जो फॉर्मल मेथड्स हैं और जो आपकी डोमेन की एक्सपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मल मेथड्स हैं, जितनी भी आपकी डोमेन की एक्सपर्टीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। देन एक्सपर्टीज इन बोथ नीडेड, यानी अब आपने, यानी यहाँ पे आपने फॉर्मल मेथड और डोमेन एक्सपर्टीज़ को कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्या क्या आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए, किस तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। डिफाइन स्केल ऑफ फॉर्मल मेथड्स, इन्वॉल्वमेंट। अब आपने उसमें स्केलिंग भी देखनी है अपने फॉर्मल मेथड्स के अंदर कि जो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह की है कि उसमें ट्रायल, पार्शियल और फुल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये 3 चीज़ें देखनी है। चूज़ एन एप्लीकेशन, या आपको किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, आपने एप्लीकेशन भी चूज़ करनी है। और सिलेक्ट सूटेबल फॉर्मल मेथड टू बी यूज, कि उन तमाम चीज़ों के लिए जो बेस्ट फिजिबल है। अब आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं इन चीज़ों को, इन मेथड्स को, इन टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यू कैन चूज़ कि आपके पास कौन सा सूटेबल फॉर्मल मेथड है जो इसको यूज़ करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतर है, और हम इसको डिज़ाइन करके इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्या है कि सिलेक्ट मैथ के, इसमें सिलेक्ट फॉर्मल मेथड्स टूल टू यूज, कंसिडर एप्लीकेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। अब जो हमारे पास एक मेजर इशू और भी होता है कि समटाइम्स हमारे पास एप्लीकेशन तो हमने कंसिडर कर लिए कि बहुत, लेकिन जो रेलेवेंट रिसोर्सेज होती हैं, जो मैन पावर होती है रेलेवेंट, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, हमने किस तरह का काम लेना है, किस तरह हमने उसको लिंक करवाना है, किस तरह इंटीग्रेट करवाना है। तो जो हमारे पास रेलेवेंट पीपल होते हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं होते। तो हम अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, हम उनको जब कंसिडर करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे पास उस प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। इम्प्लीमेंट फॉर्मल मेथड ट्रेनिंग, के जो भी आपके पास है कि इम्प्लीमेंट आपने करनी है फॉर्मल मेथड ट्रेनिंग, कि अब उस फॉर्मल मेथड ट्रेनिंग आपने इम्प्लीमेंट किस तरह करवाना है उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। डेवलप प्रोजेक्ट गाइडलाइन, अब आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया तो हम उसमें देखना है कि कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस क्या हैं, कि जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हैं, जो प्रोसेस आपकी रिफाइनमेंट है, उन प्रोसेस को आप किस तरह रिफाइन करके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उनको आप देखेंगे। और ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट
प्रोसेस चेंजेस कि आपने ट्रैकिंग किस तरह करनी, अपडेट एंड रिवाइज प्रोसेस यूजिंग मेजरमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट फीडबैक। अब आपने जब एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, दूसरे मॉड्यूल पे गए, तीसरे पे गए, जब आप एक फेज से दूसरे फेज पे गए, जिस तरह सॉफ्टवेयर के आपके लाइफ साइकिल है, उसी तरीके से आपने डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना है, साथ साथ उसको रिवाइज करना है, उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनको मेजर करना है और उनकी फीडबैक लेनी है। ये आपके पास जो है, हम जब भी किसी प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हमें अपने एरर्स का पता चलेगा कि एरर्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, उन एरर्स को रेक्टिफाई किस तरह करना है, उसको मिनिमाइज किस तरह करना है। देन हमारे पास कास्ट कंसिडरेशन आ जाती है कि जो कॉस्टिंग है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग के बगैर, हम बजट के बगैर, हमने शुरू में बात की थी स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि कास्टिंग इट इज़ वेरी important. The act of formalizing specifications can be considered to be cost effective if you consider the cost associated with fixing defects later in the software life cycle. ये आप देखें, ये बड़ा ही important हमने इसमें रूल डिस्कस कर रहे हैं कि the act of formalizing specification can be considered to be cost effective if you consider the cost associated with fixing defects later in the software. अब लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में चले जाते हैं। सेकेंडली, प्रूफ चेकिंग मे बी लेस कॉस्ट इफेक्टिव। अब जो आपके प्रूफ चेकिंग है माइट बी, ठीक है, ये लेस कॉस्ट आपके इफेक्टिव है। सो चूज द प्रॉब्लम डोमेन वाइजली। जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो आपकी प्रॉब्लम डोमेन है, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको बिफोर स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम डोमेन क्लियर नहीं है बिफोर स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली आप उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ठीक नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं करेंगे तो उसका डिज़ाइन ठीक नहीं होगा, डिज़ाइन नहीं होगा तो उसका आर्किटेक्चर नहीं होगा, कोडिंग सही नहीं होगी। तो आपको हर फेसेस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। दैट्स वाई जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है उनको अच्छी तरीके से देखें। द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिगोर शुड बी रिजर्व्ड फॉर मिशन क्रिटिकल एंड हाईली कम्प्लेक्स सिस्टम कंपोनेंट्स। तो हाईएस्ट लेवल हम वहाँ यूज करते हैं, ये हमने रिजर्व्ड किया हुआ है कि जो हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम है और मिशन लाइक डिफेंस सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम हाईएस्ट लेवल ऑफ रिगोर यूज़ करते हैं, एम्बिशियस सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कास्ट का जो कास्ट कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल मेथड। इस सारे को पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद, नो वी हैव सम लिमिटेशन फॉर्मल मेथड जो हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, कि फॉर्मल मेथड्स आर नॉट अ मैजिक सोल्यूशन टू ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम। अब बहुत से लोगों को ये भी है इस पूरा कोर्स पढ़ने के बाद, अब ये नहीं है कि हम फॉर्मल मेथड कोई मैजिक है, कोई जादू है कि हम हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम की सोल्यूशन उसमें फाइंड कर लेंगे। नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखें कि फॉर्मल मेथड्स आर नॉट अ मैजिक सोल्यूशन टू ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम। वो तमाम, यानी वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम डेवलपमेंट हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हर तरह की डेवलपमेंट प्रॉब्लम उसके अंदर सॉल्व हो सकती है। नीड टू यूज फॉर्मल मेथड इन suitable project environment if benefits are to exceed their cost। अब ये भी एक बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीड टू यूज फॉर्मल मेथड इन suitable प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट इफ बेनिफिट्स आर टू एक्सीड देयर कास्ट, कि अगर बेनिफिट कास्टिंग से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा, ठीक है। हमने अपने बेनिफिट तो देखनी है, लेकिन कास्ट, अगर फॉर्मल मेथड यूज़ करने से एक आपका सिंपल प्रोजेक्ट था जिसकी कास्टिंग 5 मिलियन आ रही थी और फॉर्मल मेथड यूज़ करने से 10 मिलियन आ गए, तो देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नो बेनिफिट, ठीक है। आप कास्टिंग इंक्रीज होगी, ठीक है, हमने पूरे कोर्स में ये पढ़ा है कि लाइक अगर 6 मिलियन हो जाती है सिर्फ 5, लेकिन कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, लेकिन फिर हम कुछ चीज़ अचीव कर रहे हैं। लेकिन अगर कास्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है देन देयर इज़ नो नीड कि हम उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए फॉर्मल मेथड यूज़ करें। फॉर्मल मेथड एंड डोमेन
and domain expertise must be fully integrated to achieve positive results. कि why we are using formal method? Because कि formal method and domain expertise must be fully integrated to achieve positive result. हमें positive results जो achieve करने के लिए हम उसको use करते हैं. ये तो हमारे पास लिमिटेशन थी फॉर्मल मेथड्स की. नाउ बेनिफिट्स आर एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल मेथड. वो क्या क्या है कि फॉर्मल मेथड कैन हेल्प डिफेक्ट अर्लियर इन द सॉफ्टवेयर लाइफ. यानी हम अपने रिक्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग का फेस है या जो डिज़ाइनिंग का फेस है उस फेस में एरर्स फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एरर्स हैं. इसलिए एक तो ये इसका बेनिफिट है. अगर वो एरर फाइंड हो गया तो वहाँ पे आपने उसको रेक्टिफाई कर लिया, वो आगे डिज़ाइन में या आगे इम्प्लीमेंटेशन में कोडिंग में नहीं जाएगा और आपकी कास्टिंग सेव हो जाएगी. तो फर्स्ट जो एडवांटेज है इसका बेनिफिट है कि फॉर्मल मेथड कैन हेल्प डिटेक्ट डिफेक्ट्स अर्लियर इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. और फॉर्मल मेथड कैन बी अप्लाइड विद वेरियस लेवल्स ऑफ रिसोर्स इन्वेस्टमेंट. यानी जो आपके वेरियस लेवल हैं, जो उसकी रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, वहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं. दे कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग प्रोसेस मॉडल्स विद मिनिमल डिस्पर्शन. ठीक है, अब जो आपकी ये जो इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो मिनिमल यूज हो रही है. दे कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग प्रोसेस मॉडल विद मिनिमल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी मिनिमल है. एंड दे कैन इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी. हम तो ये इसके मेजर देयर आर 4 बेनिफिट्स. ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है आपकी अर्ली स्टेजेस वाला और सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला. दीज आर 2 मेजर बेनिफिट. ये भी बेनिफिट्स हैं. तो ये 4 हमारे पास बेनिफिट्स हैं. अगर मेजर की बात करें फर्स्ट एंड फोर्थ, कि हम इसलिए ये उसके बेनिफिट्स हैं कि अगर हम फॉर्मल मेथड्स को यूज करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं. और लास्ट जो है इस कोर्स का कि प्री रेक्विजिट टू यूजिंग फॉर्मल मेथड, कि जब आप फॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं तो उसकी कोई प्री कंडीशंस हैं. वो प्री कंडीशंस क्या है? वो जो आपकी प्री रेक्विजिट टर्म्स हैं, जो आपकी प्री रेक्विजिट कंडीशंस हैं, वो क्या क्या कंडीशंस हैं. हम फॉर्मल मेथड्स को यूज करने से पहले जो आपकी प्री रेक्विजिट कंडीशंस हैं वो क्या क्या है कि नीड आ रीजनेबली मैच्योर डिसिप्लिन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. कि जो आपका डेवलपमेंट है, जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी टीम है, जो आपकी प्रेमिसेस हैं, दैट शुड बी वो आपकी जो मैच्योर हो, वो आपकी जो है डिसिप्लिन हो. आप वहाँ पे बेहतर तरीके से अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप उसको बेहतर तरीके से डेवलप नहीं कर सकेंगे. एनवायरनमेंट शुड एम्फसाइज क्वालिटी. इन फैक्ट क्वालिटी सीलिंग्स may have been reached using traditional methods. ये सेकंड पॉइंट, ये इसका सेकंड जो है कि environment should take emphasize quality in fact quality ceiling may have been reached using जो आपके जितने भी आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके लिए यूज किए जा सकते हैं. और प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट स्टाफ मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव एडुकेट एक्सपर्टीज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट. तो एक तो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, जो ठीक है. सेकेंडली आपके मेथड जो है वो रीचेबल होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए. और जो आपका जितना भी आपका स्टाफ है, प्रोजेक्ट स्टाफ है, ठीक है, मस्ट हैव एडुकेट, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, ट्रेनिंग है, सपोर्ट है, वो उस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो बेहतर होनी चाहिए. तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जो कोर्स था फॉर्मल मेथड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आज जो है कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह हमने इस कोर्स में सारी चीज़ें, हमने मैथमेटिक्स भी देखा, हमने जो है प्रेडिकेट लॉजिक भी देखा, ठीक है, हमने इसको बिल्कुल स्टार्ट से लिया. हमने इसमें ऑटोमेटा डिस्कस किया, प्रेडिकेट लॉजिक देखा, जो है इसके बाद हमने जो है सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स देखा, प्रोपोजिशन लॉजिक देखा, इसकी एप्लीकेशंस देखी, इसकी डेवलपमेंट देखी. तो ये सारी चीज़ें. और आज वाला जो हमारा लास्ट लेक्चर था, इसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखी कि अगर हम इसको रियल टाइम किसी भी प्रोजेक्ट में स्टार्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं. तो ये आज हमारा कोर्स जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है.
इंशाल्लाह ताला आप इसको कंप्लीट करें, पढ़ें, और फिर आप के इसके बाद आपके जो पेपर्स हैं, मिड टर्म्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, वो होंगी। और इसकी जितनी भी क्यूरीज हैं जो आपको इस कोर्स के साथ जितना भी मटेरियल दिया गया है उसको चेक करें, ठीक है, उसको पढ़ें। और जो इसकी कोशिश ये करनी है, ठीक है, इस कोर्स को आपने कंप्लीट किया है, तो सारे लेक्चर सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपने रियल टाइम एप्लीकेशन फाइंड करनी है कि हमने जब इसको मार्केट में अप्लाई करना है, इसको इंडस्ट्री में डिप्लॉय करना है, तो हमने इसके बेनिफिट्स लेने हैं। जिस तरह हमने स्लाइड में देखा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, हमने पूरा कोर्स क्यों पढ़ा है। अगर एक एप्लीकेशन है, हम उसमें फॉर्मल मेथड यूज़ नहीं करते तो फिर क्या होता है, और अगर यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है। तो वो जितनी टेक्निक्स थी, जितने मेथड्स थे, वो हमने सारे के सारे इस कोर्स में डिस्कस किए हैं। और इसको तैयार करें, और अल्लाह हाफिज़।